नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। इस वक्त हम आगरा में हैं, आगरा दक्षिण विधानसभा में। आगरा दक्षिण विधानसभा के जो विधायक जी हैं, योगेंद्र उपाध्याय जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। जैसे कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता भी लग चुकी है, फर्स्ट फेज में आगरा में चुनाव होने हैं। टिकट के लिए बीजेपी ने अभी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कि आज शाम हो या फिर कल तक लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी और योगेंद्र जी जो सबसे पहले उस लिस्ट में शुमार होंगे, क्योंकि इनकी लोकप्रियता या फिर इनके जो कार्य हैं वो अपने एक बहुत ही कुशलता के साथ जनता के बीच जाते हैं। लेकिन आज हम पिछले 5 साल में जो कार्य इन्होंने किया है, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आखिरकार इस बार जब जनता के बीच आप जाएंगे, क्योंकि आप विधायक ही नहीं है बल्कि आपकी सरकार भी है, जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो आप वो कौन कौन से मुद्दे को लेकर जा रहे हैं जो आपने काम किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब तो काम ख़त्म हो चुका है, अब बारी है परीक्षा की। यानी आपने जो 5 साल जो कार्य किए हैं, सरकार ने जो काम किया है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर आपको वोट मांगना है। तो आप बताएं कि आपने वो कौन कौन से कार्य किए हैं जो जनता के बीच जाकर आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि आप हमें वोट दें। सबसे पहले तो मैं अपने चुनाव का जो टैग सेंटेंस है वो यही है कि नारे को ना नाम को, वोट हमारे काम को। यानी हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर माननीय मोदी जी की सरकार से लेकर प्रदेश सरकार से लेकर मेरे अपने स्तर तक जितने काम हुए हैं, इसलिए पार्टी को भी वोट दे सकती है जनता उनके आधार पर, और मेरे को भी वोट दे सकती है। जैसे मैंने अपने क्षेत्र में आगरा में पानी की एक विकराल समस्या थी, इतनी विकराल थी कि एक तरह से आगरा से लोग पलायन करने लगे थे। आगरा में 400 MLD यानी मिलियन लीटर पर डे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे यमुना से 150 MLD मिलता था। गंगा जल प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करके मैंने गंगा जल लाया। आज 350 MLD गंगा जल आगरे को मिलता है और 150 MLD यमुना का। यानी अब इफरात में पानी है। आगरे की पानी की समस्या का निदान यमुना मैया के शहर में गंगा मैया लाने मैं लाया, और आगरा की जनता इसीलिए स्नेह से मुझे आगरा का भागीरथ कहती है। दूसरा, ये जल दिया मैंने, जीवन के लिए काम किया। यानी आगरा में SN मेडिकल कॉलेज प्राचीनतम मेडिकल कॉलेजों में से एक था, लेकिन पिछले दिनों बहुत दुर्दशा को प्राप्त था। 2016 से पहले एक गरीब आदमी भी वहाँ जाकर अपना इलाज कराना पसंद नहीं करता था। और आज हमारी सरकार, जब से योगी सरकार आई और मैंने इसको अपग्रेडेशन के लिए प्रयास किया, तो पिछले कोरोना काल का उदाहरण बताऊं कि जितने भी फ़ोन मेरे पास आते थे कि हमारे पेशेंट को भर्ती करा दीजिए, उनको इलाज की ज़रूरत है, तो उनकी पहली चॉइस SN मेडिकल कॉलेज होती थी। यानी जिस SN मेडिकल कॉलेज में 2016 तक कोई जाना पसंद नहीं करता था, और 2021 में वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी आगरा के निवासियों की, चाहे अरबपति हो चाहे खाकपति हो, सबकी वही हुआ करती थी। इतना परिवर्तन आया है उसको अपग्रेडेशन में, उसकी चिकित्सा की सुविधाओं में, और एम्स स्तर तक पहुँचाने के लिए उसको जो पर्याप्त ज़मीन की आवश्यकता थी वो मैंने लेडी लाइल हॉस्पिटल के 17 एकड़ उसमें मर्ज करा दी है, और अब एम्स स्तर की ओर उसको ले जाया जाएगा। अब आगरा की जनता को दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई नहीं जाना पड़ेगा। आगरा की जनता का इलाज आगरा में होगा, गरीब जनता को मिलेगा। तो एक तो ये इलाज था। अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति का विकास कैसे हो, ये एक मेरा उद्देश्य था। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, सीवर, ये सब आता है। मैंने अपने क्षेत्र में पानी की, जब गंगा जल आगरा में आ गया, उसके वितरण के लिए कोई भी MLA यदि एक टंकी ले आता है अपने क्षेत्र में, तो उसको वो 10 साल तक भुनाता है कि, और उसकी डुगडुगी बजाता है कि मैं एक टंकी लेकर आया। मैंने अपने क्षेत्र में 7 ओवरहेड टैंक, 4 अंडरग्राउंड टैंक, 4 पंपिंग स्टेशन और लगभग 180 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था, यानी पूरा प्रबंधन खड़ा किया। घर घर गंगा जल अब कैसे पहुँचे, उसकी व्यवस्था की। ये एक बहुत बड़ा काम था, माननीय योगी जी की कृपा से हुआ, जिनको मैंने पूरा विषय रखा था सामने। ऐसे ये देखिए, आगरा के लिए एक बहुत बड़ा ये काम है, क्योंकि आगरा में पानी की समस्याएं रहती है। पानी जो भी मिलता है उससे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, और ये अगर आपने काम किया है, हमने को ये रिपोर्ट भी मिली है कि लोग खुद ही ये बात कह रहे थे कि आपने पानी लाया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि यमुना मैया कब साफ होगी, जिनके तट पर आप बसे हुए हैं। हो सकता है कि अगर आप उन्हीं को स्वच्छ कर लेते तो आपको गंगा जल लाने की ज़रूरत न होती।
नहीं, देखिए हम यमुना को स्वच्छ कर लेते तो भी हमको आगरा का पानी की आपूर्ति नहीं होती, क्योंकि यमुना मैया से ज़्यादा जब यमुना मैया अपने यौवन पर होती हैं बरसात में, तब 150 mld पर डे पानी लिया जा सकता था। आगरे की जनता और आगरे के विकास को देखते हुए और विस्तार को देखते हुए 400 mld पानी की ज़रूरत थी, इसलिए कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट पानी की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती। वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक टूरिस्ट क्षेत्र है, जैसे ताजमहल है, आगरा किला है, लोग आते हैं, देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं हमेशा। जूतों का बहुत बड़ा उद्योग है और एक हब के तौर पर माना जाता है, हमेशा से विकसित शहर रहा है ये। लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें ये है कि व्यापारी वर्गों का ये कहना है कि हम बहुत तकलीफ़ में हैं, जैसे लोगों ने बातचीत की है। दूसरी बात यह है कि उन वर्ग के लिए जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम इनका विकास चाहते हैं, इनके जीवन का उत्थान चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज 21वीं सदी में भी वो लोग जस के तस हैं। आज आप किसी भी बस्ती में चले जाइए तो वैसे ही मक्खियाँ भिनभिनाते हुए लोगों की शिक्षा का एकदम पूरी तरीके से हनन हो चुका है। भोजन के लिए बस एक भोजन मिल जाए, इसके अलावा जो उनका जीवन है, जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए ताकि हमारे समाज को विकास मिले, आत्मनिर्भर बने, उसमें बहुत कमी है। और बेरोजगारी को लेकर लोगों में बहुत ही आक्रोश है। इस पर क्या कहेंगे आप? आगरे का मेन उद्योग पर्यटन उद्योग है। जो मैं आपको बता रहा था कि शिवाजी महाराज का स्मारक ऐसा बनेगा जो ताजमहल से भी एक गुना आगे होगा। जब पर्यटक यहाँ पर आएगा तो यहाँ रोजगार का अवसर प्रदान होंगे। इसी तरह जिसमें 19 एकड़ में गीता गोविंद वाटिका की बात कर रहा हूँ, जब ब्रज क्षेत्र के संस्कृति का पोषक होगा वो वाटिका, और जब उसको देखने आएंगे लोग, तब यहाँ पर रोजगार के अवसर होंगे। इस तरह से पर कैपिटा इनकम भी यहाँ बढ़ेगी और एक इकोनॉमिक बैकबोन साबित होंगे। या पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जब उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और उससे आम आदमी का जीवन स्तर भी सुधरेगा। और जहाँ तक सवाल है कि एक समय था जब यहाँ पर गली कूचों में और जो नालों के किनारे बस्तियां रहती थी, अविकसित थीं, आज मुझे कहने में फ़ख्र महसूस है कि लगभग मेरे क्षेत्र की 80% वो गली कूचे या नालों के किनारे की बस्तियों के हालात इतने सुधर गए हैं कि आज वो एक मानवीय आधार पर जी रहे हैं जो नारकीय आधार पर जीते थे। इसी प्रकार जब यहाँ पर एसएन मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन होगा, एम्स स्तर का आएगा, तो आसपास के लोग जब यहाँ पर इलाज कराने आएंगे तब यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, तो चिकित्सीय व्यवस्था भी के जो रोज़गार से जुड़े हुए वो उन लोगों को भी एक रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार के अवसर ऐसे ही लोगों से ऐसे ही उनसे मिलते हैं जो कि एक आम आदमी को जोड़ने की व्यवस्था करते हैं, वहाँ से रोज़गार के अवसर स्वयं उत्पन्न। बिल्कुल, अब ये तो बातें हो गई, ठीक है, अब विकास को लेकर, राजनीति को लेकर, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने भी जब राजनीति की शुरुआत की होगी तो यही सोचकर आपने शुरुआत की होगी कि समाज का उत्थान करना है सामाजिक जीवन में। आपको नहीं लगता है कि मौजूदा दौर की जो राजनीति है उसमें सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारा घर कैसे बढ़ जाए, हम मजबूत कैसे हो जाएं, बाकी लोग यानी टिकट भी उसी आधार पर मिलते हैं कि कौन धन और बल से मजबूत हैं? क्या लगता है आपको कि एक प्रोग्रेसिव राजनीति की ज़रूरत नहीं है अब इस देश में? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देती है और कार्यकर्ता जब काम करता है तो चूंकि स्वाभाविक रूप से वो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, इससे समाज के विकास के लिए काम करता है। मेरा घर देख लीजिए आप, अगर आप कहते हैं कि विधायक लोगों के घर बड़े अच्छे होते हैं तो मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता की तरह जीवन यापन करता हूँ। और हमारी पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए मोदी जी से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास कैसे हो, और ऐसे सब अगर मैं उनकी योजना गिनाना शुरू करूँगा सुबह से शाम हो जाएगी, जब मेरे नेता ने, मेरी सरकारों ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास की चिंता की और वही योजनाएं दी हैं। आज उसी का लाभ मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है और जनता के बीच उसका स्थान बनता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, आपने कहा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान की राजनीति में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, या कोई भी जो भी पार्टियां आ रही है, उसमें विकास के मुद्दे सिर्फ एक पेपर पर लिख तो दिए जाते हैं, लेकिन लास्ट में पोलराइजेशन पे लोग आ जाते हैं, जाति और धर्म पर। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैंने जो अपना स्लोगन दिया है, ना जाति को, ना धर्म को वोट हमारे, ना नाम को वोट हमारे काम को, हम विकास के नाम पर वोट मांगने निकले हैं। अब एक आखिरी सवाल है, आपने राजनीति को क्यों चुना? देखिए, मैं छात्र जीवन से मैं देखता था, कुछ प्रवृत्ति मेरी ये थी कि गलत बात बर्दाश्त नहीं थी। जब से मैं छात्र था, मैं छात्र राजनीति से सक्रिय हुआ हूँ,
तो गलत के खिलाफत करना मेरा एक दिल से आवाज़ निकलती थी और मैंने उसमें काम करना शुरू किया। फिर देखा कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक राजनीति सशक्त माध्यम है सेवा का। राजनीति गलत नहीं है, राजनीति किन हाथों को सौंपी जा रही है यह सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहूँगा कि राजनीति ऐसे व्यक्ति को सौंपें जो राजनीति को सुधार सके। राजनीति राम के हाथों थी, राजनीति भक्ति थी। राजनीति कृष्ण के हाथों पहुंची, राजनीति युक्ति बनी। राजनीति रावण के हाथों पहुंची, राजनीति शक्ति बनी। राजनीति इंदिरा जी के हाथों पहुंची, राजनीति आसक्ति बनी। राजनीति मायावती के हाथों पहुंची, राजनीति संपत्ति बनी। राजनीति मुलायम सिंह के हाथों पहुंची, समाज के लिए विपत्ति बनी। और राजनीति जब दीनदयाल उपाध्याय जैसों के हाथों पहुंची तो राजनीति विरक्ति बनी, राजनीति समाज सेवा की अव्यक्ति बनी। ये हमारे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी यही कोशिश है, आईपा जो आपके बीच आया है, हमारी कोशिश है कि वो चीज़ें जो अभी भी अछूती है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता, जिन समस्याओं को कोई नहीं उठाता, हमारी कोशिश यही है कि उन समस्याओं को हम उठाएं और उन सब को मंच दें। क्योंकि आज के दौर में मुझे लगता है कि समाज में हर वर्ग में लोग जागरूक होते जा रहे हैं और उन्हें भी कुछ कहने का हमेशा से मन में कुछ न कुछ आता रहता है, लेकिन उन्हें वो मंच नहीं दिया जाता। पार्टी में कार्यकर्ता भी बन जाते हैं, सामाजिक स्तर पर वो काम भी करते हैं, लेकिन उन्हें वो मंच नहीं मिलता। आईपा उन सब के लिए एक मंच बनकर आया है।